हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन प्रोग्राम। इसमें हमने काफी सारे चैप्टर्स देखे हुए हैं और अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये शुरू किया है। उसका एक लेक्चर हो भी चुका है। आज हम नेक्स्ट पार्ट उसी चैप्टर का देखने वाले हैं। देखो, आपकी डिमांड के अनुसार मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के फ्लैश कार्ड्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे रिलीज कर दिए हैं। आप लोग वो देख लेना। अगर आपको और किसी चैप्टर के इमीडिएटली चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसके फ्लैश कार्ड्स रिलीज कर देता हूँ। हाँ, पार्ट टेस्ट शुरू हो चुकी है। तो अगर इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर द पार्ट टेस्ट एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन द बायोलॉजी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू सेंड मी डाउट. Okay, I will answer your all the queries. Okay, let's begin with the next part, that is the cell में से हमने प्रोकैरियोटिक सेल वाला पूरा देखा हुआ है। आज हम स्टार्ट करने वाले यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखो, इसमें इसका मतलब ही क्या होता है। देखो, यू दैट इज ट्रू, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया। और कैरी ऑन इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। द सेल्स हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिनको एक प्रॉपर एनवलप है, तो उनके बारे में हम बात करने वाले। तो दिस इंक्लूड्स ऑल प्रोटीस्ट। हाँ, ये इनके पास मतलब जब हम कभी भी यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन आएंगे, प्रोटीस्ट आएंगे, प्लांट आएंगे, एनिमल आएंगे एंड फंजाई आएंगे। सो टेक्निकली except bacteria everything will be included in the eukaryote. In eukaryotic cells there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm, that is presence of membrane bound organelle as well as the very well defined nucleus by the nuclear envelope. Additionally, they have complex locomotory and cytoskeletal structures. ये दो तीन चीजें याद रखो, लोकोमोटरी है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले, डोंट वरी। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इसको ना हाईलाइट करके रखो इस वर्ड को, बहुत बार ये पूछा जाता है। एंड दिस इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट। देखो, हर एक यूकैरियोटिक स्पीशीज में एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बैक्टीरिया में हम एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम बता देते, उसको हम इतना ये नहीं बोलते, नंबर अलग अलग है। बट यूकैरियोटिक सेल्स में हर एक का क्रोमोसोम नंबर भी अलग हो सकता है। All eukaryotic cells are not identical, while the plant and animal cells which differ, that is former। यहाँ पे former जो बोला है इसका मतलब होता है प्लांट। देखो ना, पहले वाले सेंटेंस के लिंक में बोला है प्लांट के बारे में। फॉर्मर possesses cell wall, plastids and large central vacuole which are absent in animal cells। सेंट्री और वैक्यूल absent नहीं, सेल वॉल एंड प्लास्टिड तो कंप्लीटली absent है, बट यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल absent है। वैक्यूल्स है बट दोज आर नॉट लार्ज इन एनिमल सेल्स, ये याद रखो। अगला स्टेटमेंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको फंसाने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। ऑन द अदर हैंड, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर absent इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। अब मुझे बता देना ये ऑलमोस्ट क्यों बोला है, कमेंट में बता देना भाई। नॉट ऑल प्लांट सेल्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स क्यों बोला है, इस पे है। अगर ये मैं क्वेश्चन में डाल दूं ना कि एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल विच इज absent इन ऑल प्लांट सेल्स, तो इसको गलत रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज क्या एक्सेप्शन होंगे ये बता दो आप मुझे। हाँ, तब मैं मानूंगा आप कैसे पढ़ रहे हैं। चलो, यहाँ पे हम लोग एक देख लेते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम दिए। देखो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल दिखा है जिसके बारे में आपको एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दिया है, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल ऑफ द पेरोक्सिसोम्स। ये पेरोक्सिसोम नाम का है, बाकी तो सारे है ही। इसमें देखो, इसमें भी है, वो एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी है। सेंट्रियोल दिख रहे हैं सिर्फ एनिमल सेल में, बाकी प्लांट सेल में आपको सेंट्रियोल नहीं दिखाई देंगे। और देखो, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ऐसे दिख रहा है आपको, ये ऐसे परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। हाँ, ये क्या होता है हम लोग आगे जाकर देखेंगे जब हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। पहला सेंटेंस है अपने पैराग्राफ का। अब ये 1950 क्यों, जब मैंने बताया था पहले लेक्चर में, नॉल एंड नुस्खा नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी और हम डेवलपमेंट हो चुकी थी, उसके बाद हम लोगों को सेल के इनर स्ट्रक्चर्स को पढ़ना इजी है। मीनवाइल मतलब ये होने से पहले, स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली ऑन द आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी,
enabled the scientists to deduce the structure, the chemical structure of the cell membrane. अब मुझे एक बताना, why only human RBC? why not any other cells? ये इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना कमेंट में चाहिए. why only human RBCs? why they did not choose the muscle cell, neural cell और epithelial cell? human tick cell ज्यादा इजी थी, क्यों नहीं थी? why only human RBCs? मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से. This study showed that cell membrane mainly composed of lipid and protein. देखो हम लोग आगे जाते हुए देखेंगे. देखो ये आपको नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. ये देखो ये लिपिड बायलेयर है इसकी. ये जो है ना इसको बुलाते हैं हम लोग लिपिड बायलेयर. लिपिड बायलेयर, बाय मतलब टू, दो लेयर की बनी है. ये लिपिड मॉलिक्यूल है उसमें से एक एक. देखो ना इसका एक ये सपोज आप यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये इतना सा पार्ट मैंने मैग्नीफाई किया है, ऐसे समझ लो, या इस पार्ट को मैंने मैग्नीफाई किया. दिस इज लिपिड मॉलिक्यूल विच हैज अ पोलर हेड एज वेल एज द नॉन पोलर टेल. पोलर हेड इज हाइड्रोफिलिक while the non-polar tail is hydrophobic in nature. देखते हैं हम लोग इसके. थोड़ा सा पहले यहाँ पे देख लेते, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. major proteins are major lipids are phospholipids, sorry, not major proteins, major lipids are phospholipids that are arranged in a lipid bilayer. इसमें देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिपिड्स आर अरेंज. में इसको हाईलाइट ही कर देता हूं आप लोगों के लिए, आप भी एनसीईआरटी में उसको अंडरलाइन कर लेना. अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head outward and the hydrophobic tail towards the inner part. देखो अब मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाता हूँ. हाँ ये ऐसे समझने से अच्छा ना इस डायग्राम से समझो. देखो दिस इज लिपिड बायलेयर. हाँ मैग्नीफाइड व्यू है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाना है. ये देखो ये पार्ट जो मैंने बोला हुआ है, दिस इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ये सेल है बहुत बड़ी सी, सपोज एक सेल है. हम लोग ना क्या कर लेते, एक छोटी सी सेल निकालते हैं यहाँ पे. ये सेल है और इस सेल का ये मैग्नीफाइड पार्ट है इतने से मेम्ब्रेन का. ऐसे समझ लो ये क्या है, सेल है. कोई भी एक यूकैरियोटिक सेल पकड़ लो, उस सेल के मेम्ब्रेन का ये मैग्नीफाइड पार्ट है, ऐसे इमेजिन करो. अब देखो उसमें ये लिपिड बायलेयर बनी हुई है, ये सारे ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो लिपिड मॉलिक्यूल्स है. ये देखो इसका हेड है, ये दिस इज हेड एंड दिस इज टेल. अभी हमने देखा था ना हेड कैसे है हाइड्रोफिलिक, टेल कैसे है हाइड्रोफोबिक. अब देखो ये कैसे अटैच है, दो हेड के बीच में दोनों की टेल आती है. बायलेयर में सिर्फ सिंगल ऐसी लेयर नहीं है, इसमें क्या है दो लेयर्स है लिपिड की, और वो दो हेड के बीच में हर एक उसकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टेल आ जाती है ना. हमने अभी भी देखा कि वहां पे हमने क्या बोला, दे आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. तो ये लिपिड भी है और उसमें ना अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स भी होते हैं. अब देखो यहाँ पे ये जो दो दिख रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया है पेरीफेरल प्रोटीन. मैंने डायग्राम क्यों निकाल के रखी है, आपका टाइम बचे, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, मुझे निकालने में 3-4 मिनट लग जाएंगे तो शायद लेंथ बढ़ जाए, इसलिए मैंने पहले ही निकाल के रखी. बहुत सारे डायग्राम में ऑलरेडी निकाल के रखा हूं ताकि आपका टाइम बचे, कम टाइम में आपका ज्यादा रिवीजन हो. देखो ये है आउटसाइड, यहाँ पे सेल खत्म हो चुकी है, सेल के बाहर की तरफ जो आ रहे हैं ना अटैच प्रोटीन्स, उनको पेरीफेरल बुलाते हैं. मतलब आप लोग ये इमेजिन या डाइजेस्ट कर पाते हो कि ये बाहर है इसलिए पेरीफेरल बुलाओ. बट इस साइड के देखो जो इनर लेयर के लिपिड बायलेयर के अंदर वाली लेयर में सिर्फ और सिर्फ लिपिड के अंदर की साइड मतलब साइटोप्लाज्म के साइड पे अटैच है, उसको भी हमें पेरीफेरल प्रोटीन बुलाना ही है. वो भी पेरीफेरल प्रोटीन है. बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये दोनों को पेरीफेरल बुलाना है. हाँ एंड द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन आर इंटीग्रल प्रोटीन. देखो दे पास थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन. देखो दिख रही है, इतना पार्ट भी हो सकता है, पूरा एंटायर पार्ट भी हो सकता है, इतना छोटा पार्ट भी हो सकता है, तीनों को बुलाएंगे. अब मैं इसमें ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं. पेरीफेरल प्रोटीन इजी टू एक्सट्रैक्ट एंड इंटीग्रल प्रोटीन आर लाइक डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट. ये क्या होता है, these are like integral proteins are difficult to extract while the peripheral proteins are easy to extract. कैसे बाहर से बाहर निकाल ना, ये केक के ऊपर वाली चेरी है, आपको इजी निकालने के लिए आपको कोई मेहनत करनी नहीं. ऊपर दिखी आपने हाथ डाला खा ली, पर जो अंदर तक गई है आपको केक काट कर निकालना पड़ेगा ना.
वैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है, इनको आपको पूरा मतलब सेल मेम्ब्रेन को लाइस करके निकालना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है अब हम लोगों को, इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग ना इसको हाईलाइट ही कर लेते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। इन एडिशन फॉस्फोलिपिड द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल हमारे लिपिड प्रोटीन का पार्ट है। और भी एक यहाँ पे देखो, इन ह्यूमन द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है, अपनी आरबीसी, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। आरबीसी के केस में क्या होता है देखो, एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो हमारे आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन से लिपिड से भी। हाँ, ये हमें केमिकल जब ये स्टडी किया गया है ना, ऊपर बोला ना, तब हम लोगों को पता चला। ये देखो और एक दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ये देखो शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज प्रोटीन एंड प्रोटीन के ऊपर शुगर अटैच है। हाँ, ऐसे प्रोटीन को बुलाते हैं हम बहुत बार लाइक ग्लाइकोप्रोटीन। आगे जाकर आएगा आपको, उस वक्त हम वापस भी बात करेंगे। एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन was proposed by the Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model। अब मोजाइक ये टर्म हमने 2-3 बार ऑलरेडी यूज किया, आप लोगों को समझ में आता है। मोजाइक मतलब पैच 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 में बनी है। अकॉर्डिंग टू दिस मतलब फ्लूइड मोजाइक मॉडल, द क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी का मतलब होता है विच इज नॉट रिजिड और फ्लेक्सिबल। क्वासी का मतलब ही होता है विच इज नॉट रिजिड और विच इज फ्लेक्सिबल ऑफ द लिपिड। कौन फ्लेक्सिबल है, लिपिड मॉलिक्यूल से ही। ये बहुत बार पूछा जाता है, हु इज लाइक, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते कि कौन है, पर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इनेबल द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द लिपिड बायलेयर। ये लैटरल मूवमेंट ऐसे, मतलब अभी यहाँ पे तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसे लैटरल मूवमेंट की बात करते हैं। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। अब ये फ्लूइडिटी लाइक एसर्शन रीजन में बोलते, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई दे हैव अ फ्लूइडिटी, दिस फ्लूइडिटी इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द, और द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, उनके वजह से ये फ्लूइडिटी है। एसर्शन रीजन के जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी वजह से क्या क्या होता है देखो, सेल ग्रोथ में हेल्प होती है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन जिसके बारे में हमने बात की थी एनिमल टिश्यू में, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एज वेल एज द सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं। लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी। एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा में, सिर्फ पैराग्राफ है, उसके टाइटल नहीं है, इसलिए मैंने देकर रखा है। इसमें हम लोगों को देखना क्या है, 3 टाइप की मूवमेंट दिखती है हम लोगों को। एक पैसिव मूवमेंट, पैसिव मतलब देखो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अवर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट इज नॉट फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब आओ जाओ घर तुम्हारा है, कोई किसी को भी अंदर आने दे रहे, किसी को भी बाहर जाने दे, ऐसे तो चलेगा नहीं बच्चों। सेल के अंदर कुछ भी आ गया, टॉक्सिक मटेरियल आ गया, सेल मर गई, इंपॉर्टेंट चीजें बाहर गई, सेल मर गई। ऐसे नहीं, सेल डिसाइड करते किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर भेजना है, इसको अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, ये सेल डिसाइड करती है। तो कुछ कुछ सब्सटेंसेस को वो फ्रीली अलाउ करती है, हाँ तुम लोग आओ जाओ, मैं कुछ रुकूंगी नहीं, दैट अगेंस्ट द, और दैट इज टूवर्ड्स द लाइक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, नॉट अगेंस्ट, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो उसको हम बुलाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिवली है मतलब सेल मेम्ब्रेन सोचेगी नहीं, हाँ मतलब तेरा कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो अंदर आ जा, अंदर ज्यादा है तो बाहर चला जा। न्यूट्रल सोल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द process called as simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher to lower concentration. Water may also move across the membrane from higher to lower concentration. इसको हम बुलाते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आप लोगों ने वो रेजिन वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल डेज में, हाँ नहीं किया तो आज घर पे कर लो। अपने रेजिन मनु के बेदाने, रेजिन मतलब हाँ वो लेना,
रात भर उसको लाइक पानी में भिगो कर रखना, ये तो आप खाने के लिए भी यूज करते हो, सुबह उठ के तो ऐसे फूल जाते, दैट इज ऑस्मोसिस। As the polar molecules cannot pass to the non-polar lipid bilayer, they require carrier protein of the membrane, and this is called as facilitated transport. देखो फैसिलिटेटेड मतलब कोई उसको लेकर जाएगा, वो अपने आप जा नहीं सकता, वो अपने आप जा नहीं सकता, इसलिए उसको लेकर जाना पड़ता है। हाँ, तो उसको बुलाते हैं फैसिलिटी। जैसे आपको कहीं एकेडमी में आना है तो आप बस से आते हो, तो आपका ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड बाय द बस, या ऑटो से आते हो, या साइकिल से आते हो, जैसे कैसे आते हो। बाइक से आना नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, नहीं तो बोले सर हम बाइक से आते नहीं, लाइसेंस नहीं, 18 कंप्लीट हुआ नहीं, लाइसेंस नहीं, तो बाइक से नहीं आते, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। एंड थर्ड टाइप इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट बुलाते हैं, जिसमें जहां पे ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, जिसके लिए हमें एटीपी को स्पेंड करना पड़ता है। बहुत बार दिस ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे कम है वहां से ज्यादा की तरफ करना है, तो बहुत बार हम लोगों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, ताकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसका ट्रांसपोर्ट। इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसके बारे में हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में डिटेल में दिखने वाले। उसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, इस पे एक दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमल सेल छोड़ दो, हाँ, तो एनिमल अपार्ट फ्रॉम द एनिमल सेल, दैट इज फंजाई एंड प्लांट, बोथ ऑफ देम हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल के पास नहीं है, फंजाई की सेल वॉल बनी है काइटिन से, ये तो आप अभी घिस्सा पिटाया आप लोगों को मालूम है, और ये बनी है सेल्यूलोज से। हाँ, ये आप सब लोगों को अच्छे से मालूम है, शायद इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, पर जाते जाते बता रहा हूं। हाँ, cell wall not only gives the shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps with the cell to cell interaction। अगले स्लाइड पे बताने वाला हूं मैं कैसे होता है। हाँ, अलगी देखो आप, इनमें ना इन दोनों में ना सेल वॉल अलग अलग होते हैं, अलगी और लाइक हाइयर प्लांट्स में। अलगे में ये इस पे क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिखवा कर देता हूँ आपके सामने ही। यहाँ पे सेल वॉल के कंपोनेंट्स क्या क्या है देखो, सेल्यूलोज, प्लांट का टाइप है तो सेल्यूलोज होना चाहिए। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट गैलेक्टन्स, सेल्यूलोज है, गैलेक्टन्स है, उसके पास मैनन है, एंड अल्टीमेटली मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है। ये आप बहुत बार कैल्शियम कार्बोनेट भूल जाते हो। भाई इन केस ऑफ अदर प्लांट दैट इज हाइयर प्लांट्स में, मैं यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स लिख लेता हूँ, दैट इज इट इज इम्प्लाइड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइयर प्लांट्स। प्लांट्स है तो वापस सेल्यूलोज, बट ऑब्वियसली होना ही चाहिए, सेल्यूलोज है ही। सेल्यूलोज के बाद देखो हेमी सेल्यूलोज भी है, उसके बाद है पेक्टिन्स है, हाँ, एंड प्रोटीन्स है। पेक्टिन्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर द कंपोजिशन ऑफ अलगल सेल वॉल एंड प्लांट सेल वॉल। जरूरी है, क्वेश्चन है इस पे। हाँ, अब देखो इनके फंक्शंस क्या क्या, मैंने देखो शॉर्ट नोट जैसे बनाकर रखा है क्विकली रिवीजन करने के लिए। दे गिव द शेप टू द सेल, they protect from the damage or the infection, but obviously, and they form the cell to cell interaction as well as they form the barrier also। अनवांटेड चीजें अंदर ना आए, अनवांटेड चीजें अंदर ना आए, इसलिए वो बैरियर जैसे भी काम करती है। आगे देखते हैं, चलो देखो अब ना ये एक छोटी सी कंसेप्ट है, यहाँ पे देख लो कि ये जो प्लांट सेल है, बट ऑब्वियसली प्लांट सेल में ना दो प्लांट सेल के बीच में ना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको बुलाते हैं मिडल लैमेला। ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है दोनों में, एंड विच इज फॉर्म्ड ऑफ अ कैल्शियम पेक्टेट। व्हाट इट डज, इट हेल्प्स टू होल्ड बोथ द सेल्स टुगेदर। दोनों सेल को एक दूसरे के साथ पकड़ कर रखने में काम करती है। मैंने इसलिए डायग्राम ऑलरेडी निकाल कर रखा। अब along with that they show the presence of one important structure called as plasmodesmata। यहाँ पे देखो आप लोगों को ये मैं ग्रीन कलर ही यूज कर रहा हूं तो आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो, हाँ, डबल हेडेड एरो जानबूझ के निकाला है मैंने। ये क्या होता है, दीज आर काइंड ऑफ गैप जंक्शन। गैप जंक्शन पढ़े थे हमने एपिथेलियल टिश्यू में, याद है आप लोगों को? वैसे ये गैप जंक्शन जैसे
तो ये सेल टू सेल केमिकल कम्युनिकेशन के लिए काम में आते हैं। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ना, दे हेल्प टू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इस सेल से उस सेल में, उस सेल से इस सेल में लाने के लिए। एक पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत जगह पे दिखाई देता है आप लोगों को, अगर प्लांट सेल के भी एक सेल में कोई कलरिंग एजेंट या डाई डाल दिया तो वो एडजेसेंट सेल में पहुंच गया, किसकी वजह से पहुंच गया? तो प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से। ये क्वेश्चंस है आप लोगों को। Now we are going to talk about the endomembrane system. Now this is very important part of the chapter. इसमें नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आना भी नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन था, पर ठीक है। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated. Assertion reason के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क्यों उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बुलाते हैं? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। कौन कौन है देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। सिंस द फंक्शंस, ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। अगला जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो स्टेटमेंट देख लो, सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, उनका इन ऑर्गेनेल के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, इसलिए दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एसर्शन रीजन के लिए है, आसान है बट पॉसिबल है। इसमें ऐसे भी दे सकते हैं ना, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। रीजन में दिया बोथ ऑफ देम आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। स्टेटमेंट करेक्ट है बट दिस इज नॉट अ रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। चलो एक एक ऑर्गेनेल देखना शुरू कर देते। पहला है अपना ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक यूकैरियोटिक सेल reveal the presence of network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. These are called as endoplasmic reticulum, ER. Hence, ER divides the intracellular space into two distinct components, that is luminal and extraluminal. देखो यहाँ पे ना मैंने एक डायग्राम निकाल कर दिखाया आप लोगों को। देखो, ये सपोज अपनी सेल है एक, इसका ये न्यूक्लियस है। ER यूजुअली नियर टू द न्यूक्लियस ही होता है। आप लोग एनसीईआरटी की भी डायग्राम देख लो तो आप लोगों को रियलाइज होगा। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के नजदीक ही ER दिखा है। हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, कॉन्व्यूलेटेड है। रेटिकुलर मतलब क्या बुलाते हैं, उसमें फोल्डिंग्स है। अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब इनके बीच में मैं कौन से कलर से करूँ, ये कोई तो पिंक वाली शेड है, मैं यूज कर लेता हूँ दोनों के बीच में डालने के लिए। देख रहे, ये देखो, ये जो पिंक वाला पार्ट है ना, पिंक ही है ना बच्चों, ठीक है। हाँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लुमिनल। लुमिनल क्यों? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए उसको बुलाते हैं लुमिनल। और उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म का बचा हुआ पार्ट है उसको बुलाएंगे एक्स्ट्रालुमिनल। क्या बुलाएंगे उसको? एक्स्ट्रालुमिनल। बचा हुआ सारा एक्स्ट्रालुमिनल है। और जो बाउंडेड बाय द ER है उसको क्या बुलाएंगे हम? लुमिनल। ये बहुत बार समझ में नहीं आता आप लोगों को, इसलिए मैंने डायग्राम दिखाई है। जो पिंक कलर से मैंने बीच का जो एम्प्टी पार्ट हाईलाइट कर दिया है ब्लैक कलर का, हाँ, उसको हम बुलाएंगे लुमिनल। और बचा हुआ सारा क्या बन जाएगा? एक्स्ट्रालुमिनल। एक्स्ट्रा मतलब अपार्ट फ्रॉम द लुमिनल। हाँ, ये बात याद रखो, बहुत बार आप लोग रियलाइज नहीं कर पाते। अब देखो इस डायग्राम में ना, यहाँ पे जो लेबल दिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 3-4 लेबल से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल करने के लिए आती है तो आप लोग ना यहाँ पे गलती करते हो। यहाँ पे आप इसको राइबोसोम की जगह पे इसको ही ER बुला देते हो। हाँ, ठीक है, चलो। ER often shows the association with the ribosome. The endoplasmic reticulum bearing, that is having ribosomes on the surface, is called as rough endoplasmic reticulum. देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, उसके ऊपर वो रफ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एंड in absence of ribosomes it will be called as smooth endoplasmic reticulum. यहाँ का पार्ट देख लीजिए, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे कहीं पे भी राइबोसोम नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बुलाते हैं। ये अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये रीजन से ER के। RER is frequently observed in the cells involved in the
प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, पढ़ा है हम लोगों ने ऑलरेडी. एंड सिक्रीशन, दे आर एक्सटेंसिव and continuous with the other membrane of nucleus, membrane of the nucleus. Smooth endoplasmic reticulum is the major site of synthesis of lipids. In animal cells, lipid like steroidal hormones are synthesized in. यार याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. शायद कभी ऐसा पूछा जा सकता है आप लोगों को, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड इन, और ऑप्शन में होगा आरईआर, एसीआर, लाइसोसोम, गोल्गी, कुछ भी ऐसे ऑप्शन होंगे. तो आपको याद आना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन इज स्टेरॉइडल हार्मोन एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द एसिया. आगे देखते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, दैट इज गोल्गी apparatus. गोल्गी नाम का, कैमिलो गोल्गी नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. उन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया. तो इन ऑर्डर टू ऑनर, हाँ, तो उनको हम लोगों ने डायरेक्टली ऑल्गी बॉडीज ही बुलाया. दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स. इनके डायमेंशन दिए 0.5 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन. हाँ, जिसको हम सिस्टर नहीं बुलाते. एक एक डिस्क को हम क्या बुलाएंगे, सिस्टर नहीं बुलाएंगे. देखो यहाँ पे ना मैंने एक डायग्राम भी दी है आप लोगों को. देखो ये जो दिख रही है रेड कलर के हाफ सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे, मतलब कॉन्सेंट्रिक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बुलाते हैं. मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दो फंक्शंस लिखे हैं ऊपर. हाँ, पहला फंक्शन लिखा है उसका, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. हाँ, मुझे मतलब कमेंट में चाहिए, व्हाट डू वी मीन बाय ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. हाँ, ये मुझे बता देना. लाइक हम लोग देखेंगे, मैं आई विल ऑब्जर्व दिस. अब देखो ये जो पार्ट मैंने डायग्राम में लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं एक एग्जांपल के साथ देखो, गोल्गी के दो फेसेस है, इसको बुलाता है ट्रांस. ये कौन से शेप का दिख रहा है, हाँ, कॉनकेव. ये कौन सा शेप है, कॉनकेव. इसको हम बुलाते हैं मैच्योरिंग फेस. ये कौन सा दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है इस साइड को. हाँ, ये कॉन्वेक्स है. इसको बुलाते हैं हम फॉर्मिंग फेस या सिस एंड ट्रांस. तो मैंने दो नाम दिए ही है. हाँ, अब होता कैसे देखो, बेसिकली हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं, दिस सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स. हाँ, अलग अलग. अब इन पॉलीपेप्टाइड्स को हम एज इट इज बहुत बार यूज नहीं कर सकते. उसको उनका एक डेफिनेट शेप देना जरूरी है, या उनको मॉडिफाई करना भी जरूरी होता है. ये बहुत, और उनका पैकेजिंग करना जरूरी है. तीनों में से कुछ. तो ये मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, ये हीमोग्लोबिन के. सपोज ये ब्लू कलर की ये दो अल्फा चेन है, हीमोग्लोबिन हैज 2 अल्फा 2 बीटा चेन. एंड ये जो येलो कलर की है वो दो बीटा चेन है. अब देखो ये ऐसे सिर्फ चेन रहेगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. दैट हीमोग्लोबिन इज ऑफ नॉट यूज, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक्टिव प्रोटीन को ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो इन चारों चेन को ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम वहां पे हो रहा है गोल्गी एपैरेटस से. ये ऐसे इससे पास होगा, यहाँ से सिस फेस टू ट्रांस फेस ये पास होंगी ना, तब जाकर वो बनेगा. लेकिन उनको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिया जाएगा एंड दे विल बी ऑफ यूज्ड, और दे कैन बी यूज्ड. उसके बाद आता है नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो ऑर्गेनेल है, दैट इज लाइसोसोम. दे आर मेम्ब्रेन बाउंड. ये मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर, स्मॉल वेसिकुलर मतलब ऐसे दिखते हैं. वेसिकुलर का मतलब ऐसे छोटे छोटे पैकेट लाइक स्ट्रक्चर formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in all type of hydrolytic enzymes such as lipases, proteases, carbohydrates. देखो lipases are going to act on the lipids. ऐसे लिखने से अच्छा है ना, मैं पेयरिंग कर देता हूँ आपको, ये थोड़ा और इजी हो जाएगा. देखो lipases will act on the lipids, protease will act on the proteins, carbohydrates will act on the carbohydrates. यहाँ पे इतना दूर कार्बोहाइड्रेट्स. अब देखो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स नीचे दिया है, इसके लिए चाहिए न्यूक्लियेजेस. शायद ऊपर आप लोग देखते हो कि ऊपर नहीं दिया है, तो आपको लगता है न्यूक्लियेजेस आर absent. नो, न्यूक्लियेजेस आर प्रेजेंट. और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, दीज आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच. एसिडिक पीएच मतलब इन द रेंज ऑफ 4 to 5. हाँ,
ये 4 to 5 के रेंज में होते हैं। हाँ, इनकी एक्टिविटी एसिडिक रेंज में, दैट इज 4 to 5 के रेंज में होते हैं। एंड लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, इनको बुलाते हैं हम सुसाइडल बैग। हाँ, चलो मैं और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये भी बता दो मुझे कमेंट में, व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। तो मुझे पता चलेगा आप कितना देख रहे हो। हाँ, नहीं तो पहले 5 मिनट देख लिया और खत्म, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। मुझे आपने पूरा वीडियो देखा हुआ चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज वैक्यूल, विच इज ऑल्सो द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स द वाटर सैप। हम लोगों ने देखा है वैक्यूल इज लार्ज एंड सेंट्रली लोकेटेड इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में ये है, बट प्लांट सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। इसके मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम है टोनोप्लास्ट, क्वेश्चन है उस पे। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल के, प्लांट सेल के वॉल्यूम का 90% इज ऑक्यूपाइड बाय द vacuole itself. In plants, tonoplast facilitate the transport of number of ions and other material against concentration gradient. ये थोड़ा सा याद रखो, ये थोड़ा सा उल्टा है। जनरली मूवमेंट होती है वो along the concentration gradient होती है, यहाँ पे against the concentration gradient है। मतलब देख लो यहाँ पे, ये है अपना सेल है, कोई भी प्लांट सेल है, उसमें ये बड़ा सा वैक्यूल है। अब देखो इसमें ऑलरेडी आयंस होते हैं, मैंने क्लोराइड आयंस लिखे, एक कोई भी आयन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब टेक्निकली देखो वैक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा क्लोराइड आयन से रादर देन द बाहर साइटोप्लाज्म से। अब आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि द आयन शुड मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब वैक्यूल से बाहर आने चाहिए। बट इसके केस में अलग होता है, इसके केस में कैसे होता है, उल्टा होता है। दे फैसिलिटेटेड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये यहाँ पे जो दिया है ना हम लोगों को, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेटेड ट्रांसफर नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स against the concentration gradient into the vacuole, thus their concentration is significantly higher in the vacuole. देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोराइड आयंस का concentration, number of chloride ions are much more inside the vacuole rather than the outside the vacuole. देखो लाइक हम लोग देख सकते हैं कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटिस्ट में भी देखो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एनसीईआरटी की किसी एडिशन में ऑस्मो रेगुलेशन ये वर्ड टाइप नहीं हुआ है। हाँ, तो ये आप लोगों को ठीक करवा कर लेना है, वहां पे नहीं है तो आप लिख लो, क्योंकि दोनों फंक्शंस है। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द एंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ करके वो क्या कर लेते हैं, फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, वहां पे स्टोर किया जाता है। चलो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ वी हैव डन विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हाँ, इजी है, क्विक रिवीजन के लिए ही ये जरूरत है आप लोगों को, बहुत ज्यादा टाइम इस पे डालने की जरूरत नहीं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिए। माइटोकॉन्ड्रियन दैट इज सिंगुलर, इट इज अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके लिए जो स्टेन यूज करते हैं ना, उसका नाम है यानुस ग्रीन बी। इस स्टेन का नाम क्या है, यानुस ग्रीन बी। जानूस मत भूलाना, यानुस ग्रीन बी है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। लाइक असर्शन रीजन में आता है एवरी सेल डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज एक्टिविटी इज डिफरेंट। जिसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विल बी मोर। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज दे आर सॉसेजेस शेप। देखो सॉसेज शेप सिलेंड्रिकल होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द लूमेन डिस्टिंक्टली इनटू द एक्वियस कंपोनेंट। देखो आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स, इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है। ये क्वेश्चंस में इसलिए मैंने वहां पे लिख कर रखा है आपके लिए। एंड इनर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू सिलेक्टिव मेटाबोलाइट्स, इट इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल, इट इज कंपैरेटिवली लेस परमिएबल। हाँ, ये क्रिस्टियन ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तब बताता हूं मैं। चल ही जाते हैं, चलो देखते ही। यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी के डायग्राम है और उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिया है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा मतलब इतना क्लियरली दिखता नहीं है, पर इनका 3 डायमेंशनल व्यू है, ये मैंने दिखाया। देखो ये देखो, ये बाहर की दिख रही है, मैंने सारे लेबल करके रखे हैं आपके लिए। देखो ये अंदर की मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड है,
हर एक फोल्ड को हम बुलाते हैं क्रिस्टा। ये देखो मैंने इस सिर्फ इतने पार्ट को बोला है, दैट इज वन फोल्ड है, पर एक ही फोल्ड नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ फोल्ड होते हैं। अब मुझे बताओ बायोलॉजी में जहां पे नंबर ऑफ फोल्डिंग्स आते हैं, जहां पे नंबर ऑफ फोल्डिंग्स, तो उसका बेसिक फंक्शन क्या होना चाहिए? कोई तो बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि फोल्डिंग आया तो उसका मतलब क्या होता है। बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं, ये मतलब बहुत जगह पे एप्लीकेबल है, सिर्फ बायो में नहीं, बट फोल्डिंग का रिलेशन क्या है? देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है आप लोगों को, मैंने इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ अलग कलर से, इससे हाईलाइट करता हूँ। ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, एंड ये देखो ये इनर मेम्ब्रेन है। हाँ, जिसको मैंने रेड किया है वो इनर मेम्ब्रेन है, और जिसको मैंने ब्लू किया है वो आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, देखो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। Along with this, the mitochondria have their own DNA. इसको हम सर्कुलर डीएनए, जैसे प्लाज्मिड नहीं है ये, बट उसके जैसा स्मॉल सर्कुलर डीएनए। एंड और एक चीज याद रखो, दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, दिस राइबोसोम्स आर 70s, सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। तो उनके पास देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी है, दोनों चीजें हैं, तो अपने आप खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है ये। अब मैंने देखो वहां पे लिखा था ना, इनर मेम्ब्रेन हैज ऑक्सीजोम्स, देखो ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बुलाते हैं, ऑक्सीजोम्स बुलाते हैं। हाँ, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बुलाते हैं, हाँ, या ऑक्सीजोन्स बुला सकते हैं आप लोग। अब देखो यहाँ पे जो मटेरियल होगा, यहाँ पे, और ये इतने दूर से नहीं चाहिए, ये वाला जो मटेरियल है दैट इज मैट्रिक्स, होमोजीनस मटेरियल होता है जिसको हम मैट्रिक्स बुलाते हैं। याद रखो इसको मैट्रिक्स बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग आगे प्लास्टिड भी देखने वाले। आई बात समझ में? आप यही पे डायग्राम में देखो, आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ पे तो ना एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बुलाया है। इंटर मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, या जो लाइक कैविटी है, उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बुलाया है, जिसको बहुत बार आप लोगों को आउटर चेम्बर करके भी बुलाते हैं। ये रीजन जो बनेगा ना, अब इस कलर से इसको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो रीजन बनेगा ना, दैट इज नथिंग बट द आउटर चेम्बर, ये पूरा। और देखो मैं और एक अलग कलर से, इस कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो बनेगा दैट इज इनर चेम्बर, जिसमें मैट्रिक्स होगा। हाँ, ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है दैट इज इनर चेम्बर है, और वहां पे मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे देखो ये जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज आउटर चेम्बर। इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बुलाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बुलाएंगे हम लोग? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हाँ, उसके बाद आते हैं अपना प्लास्टिड, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। हाँ, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनर्स। ये देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो किसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो आप? सिर्फ प्लांट सेल एंड यूग्लिनर्स में। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड्स, they are easily observed under the microscope as they are large and they bear some specific pigments, thus imparting specific color। उनके पास अपने अपने खुद के पिगमेंट्स है, तो उनका अपना अपना कलर भी है। हाँ, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन होंगे मेनली, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होंगे, अलग अलग कलर से होंगे, एंड लुकोप्लास्ट कलरलेस, कलरलेस। ये वापस लिखोगे, कलरलेस अच्छा नहीं दिख रहा है, तो वापस लिखते हैं। ये याद हो, chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for the trapping light energy essential for photosynthesis. In the chromoplast they have fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and other pigments. This give the part of the plant yellow, orange or the red color. The leucoplasts are colorless plastids varied in shape and size and they store, देखो ये तीन फंक्शन है, देखो अमीलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, याद रखो ये मैच द पेयर में आता है।
Elioplast store oils and fats, whereas alluroplast store the protein. कौन कौन से? अमीलोप्लास्ट स्टोर द स्टार्च, इलायोप्लास्ट स्टोर द ऑयल्स एंड अलूरोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन. अमीलोप्लास्ट पोटैटो में दिखेगा, स्टार्च ज्यादा है. इलायोप्लास्ट ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट, हेजलनट, लाइक आलमंड, सेसमे सीड्स, उनमें ज्यादा दिखाएगा. एंड अलूरोप्लास्ट आपके जो लेंटिल्स है या पल्सेस है उसमें ज्यादा दिखाई देगा. Majority of the chloroplasts are green plants are found in the mesophyll cells. What is the shape of mesophyll cells? मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ mesophyll cell का शेप क्या है. देखता हूँ कितने लोग पूरा वीडियो देखकर सबके आंसर देते. These are lens shaped, oval, spherical, discoid और even ribbon. Like देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ भी है पर जाते जाते देखते. देखो Chlamydomonas has only one chloroplast per cell, while the mesophyll cells has 20 to 40. While Cara, it is a algae, याद है Cara, हाँ, that has several hundreds of chloroplast. शेप देखो, प्लेट लाइक शेप दिखाई देता है यूलोथ्रिक्स में, कप लाइक शेप दिखाई देता है क्लमाडोमोनास में, रिबन लाइक शेप दिखाई देता है स्पायरोगारा में, एंड पॉलीगोनल दिखता है हमें जिग्नेमा में. ये अलगे, डिफरेंट टाइप ऑफ अलगे में अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं. अब देखो यहाँ पे आपको दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 per cell in Chlamydomonas, 20 to 40 per cell in the mesophyll cells, and several, मतलब एक नॉट एग्जैक्ट नंबर पर वो भी हम लोगों को दिखाई देता. अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. देखो ये हम लोगों को ये दिया हुआ स्ट्रक्चर है. दिस इज नथिंग बट आवर क्लोरोप्लास्ट. देखो दिखने में भी ग्रीन कलर का ही दिखाया है आप लोगों को. इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड. द स्ट्रक्चर है, the number of organized flattened membranous sacs called as thylakoids are present in the stroma. ये देखो स्ट्रोमा मतलब जहां जिसको हमने वहां पे मैट्रिक्स बुलाया था माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे इसको स्ट्रोमा बुलाएंगे. उसी स्ट्रोमा में ये देखो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये मल्टीपल डिस्क, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक ऑफ कॉइन जैसे दिखते हैं. एक को बुलाते ग्रैनम, मल्टीपल को बुलाएंगे ग्रैना. मल्टीपल होते हैं तो उसको ग्रैना बुलाते हैं, ग्रैना बुलाते हैं. और ये बनते किससे? थैलाकोइड, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको थैलाकोइड बुलाते हैं. और थैलाकोइड देखो ये ग्रीन कलर का पार्ट है, उसके अंदर ये डिस्क है ना, तो अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसको बुलाते हैं हम, क्या बुलाएंगे? लूमेन ऑफ द थैलाकोइड. अब ये क्यों जरूरी है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये ना आप लोगों को आगे जाकर इसका रेफरेंस आएगा जब हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे. Now these grana, different grana are connected by the special channels जिसको स्ट्रोमा लैमेली बुलाते हैं, या और एक नाम है इसको फ्रेट्स चैनल, फ्रेट्स चैनल करके भी बुलाते हैं हम. In addition, there are flat membranous tubules called as stroma lamellae, that is Fred's channels, connecting the thylakoids of different grana. The membrane of thylakoid encloses a space called as lumen. देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में आप लोगों को हाईलाइट करके भी दिखाया है. The stroma of the chloroplast contains enzyme required for the synthesis of carbohydrates and protein. It also contains a double-stranded DNA. देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास है वैसे इनके पास भी है, एंड इनके पास 70S राइबोसोम्स भी है. हाँ, इनके पास देखो सेल में बेसिकली नॉर्मल 80S राइबोसोम्स होंगे ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का 70S, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास था वैसे इनके पास भी अपना खुद का राइबोसोम है. आई बात समझ में? ओके, इज दैट एवरीथिंग क्लियर टू यू? आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू. रिवाइज करते रहना बच्चों. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर will be released in the next session. Thank you very much.